हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और आज का वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं संजय पटेल इस चैनल पर फिजिक्स और डॉक्टर अनुरोध पटेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बीच बीच में मैं लेटेस्ट न्यूज़ भी बताता रहता हूँ और कुछ स्ट्रेटजी भी बताता रहता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। पहले नीट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। तो आपका नीट का पेपर टोटल 11 भाषाओं में प्रिंट होता है, ठीक है। 11 भाषाओं में टोटल प्रिंट होता है। तो अब तो आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि नीट का एग्जाम एक्सटेंड हो चुका है, तो हो सकता है मौका मिल जाए फिर से, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज फिल कीजिए। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो पेपर आएगा तो वो दोनों लैंग्वेज में आएगा। एक तो वो लोकल लैंग्वेज जो आपने चूज करी है और दूसरी इंग्लिश। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि रफ के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि आपके नीट एग्जाम में एम्स और जिपमर भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे या क्वेश्चन पैटर्न पे क्या असर पड़ सकता है, वो भी हम लोग को देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड चेंज इन क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के पैटर्न में जो चेंज होने वाला है वो देखेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, दूसरा पॉइंट हमारा है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए सेफ स्कोर कितना हो जाए। हाईएस्ट तो आप कुछ भी ला सकते हैं, हम लोएस्ट की बात करेंगे कि कितना लाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न होगा, जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनका पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पे कि क्या एसेशन रीजन भी पूछा जा सकता है नीट में, क्योंकि एम्स का एग्जाम भी इंक्लूड हो गया है आपके नीट में। या फिर ये भी सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के लिए आपको पहले से अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट या एनटीए जो भी एग्जाम इसको कंडक्ट कराती है तो उसको पहले से अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि इस तरह का पैटर्न आएगा, हम आपके पेपर में एसेशन रीजन क्वेश्चन भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपको अचानक वहां से एसेशन रीजन या इंटीजर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा कि आपके जेई मेंस 2020 में पूछा गया था इस बार, ठीक है, एसेशन रीजन क्वेश्चन आए थे। तो ये मेजर चेंज के लिए पहले अनाउंस करना पड़ता है। तो ये मैं बता दूं कि एसेशन रीजन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो फिर अब सवाल उठ सकता है कि क्या चेंज हो सकता है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपके पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो डायग्राम में क्या किया जाएगा कि उसकी लेवलिंग कर दी जाएगी और आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, ठीक है। या कोई एक लेवलिंग करके पूछा जा सकता है कि ये डायग्राम का कौन सा पार्ट है, तो वो भी पूछा जा सकता है। और आपका जब एम्स इंक्लूड हुआ है तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के, ठीक है। पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो एम्स इंक्लूड होने की वजह से, जबकि एम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते थे, आप जब एम्स का पेपर देखोगे तो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माने जाते हैं और एम्स जुड़ा है तो थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा ही, ठीक है। अभी लेवल पे हम आ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इनके अलावा कोई मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जो कि मैंने अभी बताया है आपको। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, कौन सा पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो अब हम आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा होगा। पेपर टफ आएगा पिछले साल से या उससे इजी आएगा, तो ये हमको देखना है। दूसरा पॉइंट हमारा है एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट 2020। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ऐसा हो सकता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एनालाइज किया हुआ है कि पेपर कैसा आ सकता है। तो मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है और मैं आपके सामने फैक्ट भी बताऊँगा कि कैसे मैं ये बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो नीट जो 17 में हुआ था आपका, तो उसका पेपर इजी था, ठीक है। वहाँ पे पेपर इजी था नीट 2017 में। उसके बाद अगर 18 का पेपर देखा जाए तो 18 में इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसको टफ भी नहीं बोल सकते और बहुत इजी भी नहीं बोल सकते। तो वो क्या था, इजी टू मॉडरेट था। और फिजिक्स का पेपर अच्छे लेवल का था, मॉडरेट मान सकते हो, उसको टफ नहीं बोल सकते आप। और 2019 की बात अगर करी जाए तो 19 में पेपर तो मैं बोलूँगा बहुत ही इजी था, ठीक है। बहुत इजी पेपर आया था 2019 में, जैसा कि आपको पता होगा कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। तो अब 17 में देखा जाए तो 17 में लास्ट कट ऑफ गई थी 546 नंबर, ठीक है। 546 पे कॉलेज मिल गया था।
और अगर 18 की बात करी जाए तो 18 में लगभग 532 तक कॉलेज मिल गए थे। और अगर इस साल 2019 जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसकी बात करी जाए तो वहाँ पे आपको लगभग 575 के एवं भी कॉलेज मिला था। ठीक है, तो ये हो गए तीनों साल के कट ऑफ। तो अब देखना आपको ये है कि नीट 2020 का पेपर कैसा आएगा, और कैसे भी हम बोल रहे हैं ये भी हम बताएंगे कि कैसे हम कह रहे हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे है जो कभी नहीं बदलेगी कि पेपर तो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, आपका जो नीट का पेपर आने वाला है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के 580 नंबर होने के बावजूद भी उनको ये नहीं लग रहा था कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, वो श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते थे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। और एनटीए की सबसे बड़ी गलती जो लास्ट के पेपर में थी वो थी कि पेपर फिजिक्स का जो था आपका वो इजी कर दिया उन्होंने। अब इजी पेपर में क्या होता है, खासकर फिजिक्स का अगर पेपर इजी बना दिया है तो जिसने कम प्रैक्टिस करी है और एक किसी ने ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है और दोनों लगभग बराबर स्कोर कर जाते हैं। अब जबकि एम्स जैसा प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है तो अब नीट भी चाहेगा या एनटीए वाले भी यही चाहेंगे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही एम्स तक पहुंचे। तो एनटीए वाले कभी नहीं चाहेंगे कि कम डिजर्विंग स्टूडेंट कोई हो वो एम्स तक पहुंचे, तो इसलिए पेपर वो डिफिकल्ट ही बनाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया था तो उससे तो डिफिकल्ट ही बनेगा, ये आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाइए। इजी पेपर जब बनता है तो ज्यादा पढ़े बच्चों का नुकसान कैसे होता है, जैसे कोई सिली मिस्टेक हो गई उनसे, ठीक है, तो वो पीछे चले जाएंगे, और कोई जो बच्चा कम पढ़ के आया था तो वो उनसे आगे निकल जाएगा, तो पता चला वो एम्स में पहुंच गया, और जो बेचारा बहुत मेहनत किया था तो वो कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में किसी नीचे वाले कॉलेज में लटक के रह गया, या हो सकता है उसका सिलेक्शन भी ना हो, कभी कभी हो जाता है। डिफिकल्ट होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि एनटीए चाह कर भी एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन मिली हुई है कि आपको एनसीईआरटी से ही पेपर बनाना है, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस है उनके सामने, उसी सिलेबस के अंदर से आपको पेपर बना के देना है उनको, तो वो चाह कर भी एनसीईआरटी से बाहर आपका पेपर नहीं बना सकते। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि एनसीईआरटी से बाहर कितने क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस एकदम नहीं है, बिल्कुल नील के बराबर है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा, जैसा कि 2018 में आया था। ठीक है, 18 का पेपर इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, तो मेरा मतलब है कि लगभग वही पेपर आने वाला है जो 18 में आया था। अब इससे क्या होगा, अब बहुत टफ पेपर इसलिए भी नहीं बनेगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूलिंग के साथ पेपर देते हैं, ठीक है, वो कोचिंग नहीं करते या कहीं पे और तैयारी नहीं करते, वो लोग प्रिपरेशन नहीं करते अलग से, तो उनका भी सिलेक्शन हो। गवर्नमेंट और एनटीए यही चाहता है कि इंटर के साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हों बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिए। तो उसके लिए पेपर का अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे फिर रह जाएंगे नीट में सिलेक्ट होने से। जब EIPMT एग्जाम होता था तो कहीं से भी पूछ लेता था, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता था, लेकिन अब आपका सिलेबस डिफाइन है तो एनसीईआरटी से बाहर तो पेपर आपका बनेगा नहीं। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलना चाहें तो जो आपका जेईई मेंस 2019 का पेपर हुआ था तो काफ़ी ईजी आया था, तो 180 मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी कंफर्म नहीं था कि उसको सीट मिलेगी भी कि नहीं। तो इसीलिए ये दिक्कत को सामने रखते हुए उन्होंने क्या किया कि जो आपका जेईई मेंस का 2020 एग्जाम हुआ तो उसमें उन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया। तो उस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि नीट का जो पेपर होने वाला है तो वो आपके 2019 के पेपर से तो अच्छा ही आएगा। लेकिन ये मैं फिर बोलना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं ये कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि एनटीए वाले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना ही नहीं सकते, उनको स्कूलिंग वाले बच्चों को भी साथ लेके चलना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने का कोई चांस ही नहीं है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट रट लीजिए, जितना हो सकता है उतनी बार आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मोस्टली एनसीईआरटी से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन एकदम से पढ़ लेना है। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लेनी है। इसके अलावा फिजिक्स में आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप एलएन की टेस्ट सीरीज भी दीजिए। ठीक है, एलएन की टेस्ट सीरीज में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि बच्चे अगर कम स्कोर कर पाएंगे तो क्या सोचेंगे, हमारा फीडबैक कैसे जाएगा, वो इस बारे में सोचते नहीं। उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है पेपर का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एलएन की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसका मेरा कोई टाई अप नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देता था एलएन की टेस्ट सीरीज में, मेरे स्कोर तो बहुत अच्छे नहीं कर पाता था लेकिन ठीक ठाक हो जाते थे, और उसी के बेसिस में मैंने काफ़ी कुछ इंप्रूव किया था अपने एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लेवल और आपका नीट का लेवल काफ़ी मिलता जुलता है, और उनका जो पेपर होता है ना तो उसका बहुत अच्छा लेवल होता है, तो नीट की औकात नहीं रहती उस लेवल की पेपर पूछने की। तो अगर आप उस पेपर में अच्छा कर पा रहे हो एलएन के पेपर में, तो आप नीट में बहुत अच्छा कर पाओगे। और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कितना मार्क्स चाहिए आपको गवर्नमेंट सीट के लिए,
सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर आपके नीट में 15,20,000 बच्चों ने अपेयर किया था, ठीक है। 15,20,000 बच्चों ने नीट का पेपर दिया था और इस साल नीट 2020 में लगभग 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 570 नंबर तक कोई स्टूडेंट कॉलेज नहीं पा सका था, ठीक है। जितने भी 570 नंबर के नीचे 570 नंबर तक थे उनको कोई कॉलेज नहीं मिला था। तो अब 570 नंबर ऐसे तो आ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी वाले स्टूडेंट थे, उन्हीं के 570 नंबर रहे होंगे। अब वो नीट 2020 में भी अपेयर हो रहे हैं। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया कि इजी टू मॉडरेट है, जो कि अभी पता तो है नहीं, बस एक एक्सपेक्टेशन है कि नीट 2020 का पेपर इजी टू मॉडरेट हो सकता है। तो उस बिहाफ पे अगर बोला जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 560 से 570 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। अगर सेफ जोन माना जाए तो 580, ठीक है। 580 नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे तो आप कंफर्म रहोगे कि हाँ गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। जैसा अभी तक हमने पेपर की उम्मीद करी है वैसा पेपर आया। तो अब अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो यूपी के कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ठीक है, और कॉलेज ऐड हो रहे हैं। तो लगभग 1000 सीटें यहाँ पे बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है यूपी का। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ की कट ऑफ परमानेंटली कम जाती है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ की कट ऑफ तो परमानेंटली कम ही जाती है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये सब जितना कुछ मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक एनालिसिस थी जो मैंने बताया, तो इसमें कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कितना भी इजी पेपर आ जाए तो कोई मतलब नहीं है। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों के मार्क्स निगेटिव में आए थे, ठीक है, जबकि इजी पेपर माना जाता है। मैंने भी बताया काफ़ी इजी था, आपने भी देख लिया होगा अब तक। लास्ट ईयर का पेपर इजी होने के बावजूद भी काफ़ी बच्चों के मार्क्स निगेटिव में आ गए थे। तो बस आप जितना अच्छा पढ़े रहोगे उतनी अच्छी आसानी होगी आपको, ठीक है। जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतनी आसानी होगी आपको, और जितना कम पढ़ोगे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इससे कुछ मतलब नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और पेपर थोड़ा ईजी आया तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। बस इतना फर्क पड़ता है पेपर के लेवल से, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छी कीजिए, पेपर का लेवल कैसा भी आएगा तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी पढ़ाई। आप अपनी तैयारी भी ध्यान दीजिए, आप अच्छी लेवल की तैयारी रखिए। पेपर कैसा भी आए आपको फोड़ के आना है बस। टॉपिक ऐसा है जो रिलेटेड आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, तो उसको हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।